हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। और देखिए, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट साइकोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, या एमपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, या कोई सी भी स्टेट का टेट हो, तो उस टेट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। संपूर्ण साइकोलॉजी से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो लगातार ये क्वेश्चन की श्रृंखला चलती आ रही है। इन क्वेश्चन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो, और जो भी स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो भी क्वेश्चन के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि किस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करना है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी से, और हम समझेंगे कि इस टॉपिक को हम बेहतर तरीके से किस तरह से हम समझ सकते हैं, साइकोलॉजी को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है छात्रों के शारीरिक विकास के लिए। तो देखिए, शारीरिक विकास के लिए तो व्यायाम किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं किया जाता। शिक्षकों के ज्ञान बढ़ाने के लिए, शिक्षकों का ज्ञान बढ़ाने का उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है। छात्रों में सुधार करना शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए ये बिल्कुल सही है कि छात्रों में सुधार करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। तो छात्र किस तरह से सीख रहे हैं, इस प्रक्रिया को समझने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और स्कूलों के नियमों को लागू करने के लिए तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य कहीं नहीं है कि स्कूलों में नियमों को लागू करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत अधिगम के दौरान पुनर्बलन पर जोर देता है? तो देखिए, ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें पुनर्बलन, रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन का सबसे पहले जो कंसेप्ट है वह दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने पुनर्बलन का कंसेप्ट सबसे पहले दिया था। और पुनर्बलन का सिद्धांत यदि बात करें तो पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था क्लार्क हल ने। किसने दिया था? क्लार्क हल ने पुनर्बलन का सिद्धांत दिया था। तो पहला ऑप्शन है स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो इसी ने सबसे पहले पुनर्बलन पर जोर दिया था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पुनर्बलन की बात नहीं करता है, कोहलर का नैतिक सिद्धांत नहीं करता है, और बाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी नहीं करता है। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, हमें ये भी पता चलता है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया। जैसे स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत दिया, और बाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिया। तो यहाँ से हमें 4 सिद्धांतों के बारे में पता चल गया कि भाई कौन सा सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, बाल विकास में नैतिकता का पूर्व परंपरागत चरण किसके द्वारा दिया गया? अब देखिए, यहाँ पर नैतिकता शब्द आया है, तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि ये नैतिक विकास सिद्धांत की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास सिद्धांत की ये बात कर रहा है। और अभी अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसने दिया है? नैतिक विकास सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने। किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। तो नैतिकता का पूर्व परंपरागत चरण भी है, किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या है इसका? बी। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यक्रम का विकास करना। देखिए, पाठ्यक्रम का विकास करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना, यह भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण प्रक्रिया में सुधार तो सिखाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। शिक्षकों की भर्ती करना शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य नहीं है, क्योंकि भर्ती तो चयन बोर्ड करता है। छात्रों के सीखने के व्यवहार का अध्ययन करना, ये बिल्कुल सही है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो आज आज वर्तमान में केंद्र बिंदु है वह कौन है? छात्र है। और इसी कारण छात्रों के सीखने के व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही क्लियर होता है कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो ने दिया था। हायरार्की ऑफ नीड्स आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है? सबसे ऊपरी स्तर, देखिए, आत्म सुरक्षा सबसे निचला स्तर होता है, सामाजिक संबंध मध्य स्तर होता है, सम्मान
जो है वह भी निचला स्तर होता है। सबसे ऊपरी स्तर होता है आत्म साक्षात्कार। क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो हम अपनी थ्योरी की क्लासेस के माध्यम से आपको धीरे धीरे सिद्धांतों के बारे में वर्णन करते रहेंगे। आप लगातार इस चैनल से जुड़ी रहिए और क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपने संपूर्ण जो साइकोलॉजी की तैयारी है उसको चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? शिक्षा में फीडबैक का उद्देश्य क्या है? कि फीडबैक का मतलब क्या होता है? शिक्षकों का मूल्यांकन करना। देखिए, शिक्षकों का मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान में फीडबैक का उद्देश्य नहीं है। पाठ्यक्रम का विकास करना भी फीडबैक का उद्देश्य नहीं है। छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को सुधारना, बिल्कुल सही है। देखिए, फीडबैक का अर्थ होगा कि भाई हमने किसी भी टीचर ने कुछ भी पढ़ाया तो वो छात्र कितना सीखे, इस बात का आकलन करना ही क्या कहलाता है? फीडबैक कहलाता है। तो फीडबैक का उद्देश्य यही होता है कि भाई छात्र कितना सीखे। अगर नहीं सीखे तो हमें दोबारा उनको बता के सिखाना है, और वह किस तरह से सीख सकते हैं, किन किन तरीकों से सीख सकते हैं, उन तरीकों को अप्लाई करना है। तो छात्रों की अधिगम प्रक्रिया को सुधारना ही फीडबैक का क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है। चौथा ऑप्शन है छात्रों की उपस्थिति चेक करना। तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत उत्तरदायी है? देखिए, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जो है वो किसने दिया है? जीन पियाजे ने दिया है। किसने दिया है? जीन पियाजे ने। और जीन पियाजे वाला जो ऑप्शन है आप देख पा रहे होंगे कि दूसरे ऑप्शन पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद किस पर आधारित है? देखिए, व्यवहारवाद आधारित होगा कि जो हमने व्यवहारिक क्रियाएं की हैं, व्यवहार की चीज़ों को अपनाया है, उसी पर आधारित होगा। तो अनुभवजन्य साक्ष्यों पर आधारित नहीं होता। व्यवहारवाद अवलोकन और व्यवहार पर आधारित होता है। संज्ञानात्मक तो प्रक्रियाओं पर आधारित नहीं होता। आत्मनिरीक्षण पर आधारित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए कि नॉर्मली हम ये समझेंगे कि व्यवहारवाद जो है वो इसका आंसर अवलोकन व्यवहार नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप सीधे कंसेप्ट से समझोगे तो निश्चित रूप से उस क्वेश्चन को जरूर कर पाओगे। तो अवलोकन और व्यवहार से संबंधित होता है व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड किस पर केंद्रित है? वाइगोत्स्की का जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेड किस पर केंद्रित है? तो जो जेड कहता है कि बच्चा जो है वो अपने आसपास के वातावरण से ही सीखता है, अधिगम करता है। तो बच्चों के स्वतंत्र अध्ययन पर नहीं। बच्चों के वर्तमान और संभवात विकास के स्तर के बीच की दूरी पर, बिल्कुल सही है कि वर्तमान में क्या है बालक और संभावित विकास किस तरह से होता है, उसी की दूरी पर निर्भर करता है जेड। शिक्षकों की भूमिका पर जेड निर्भर नहीं करता। समूह में पढ़ाई पर जेड निर्भर नहीं करता। तो यह है बच्चों के वर्तमान और संभावित विकास स्तर के बीच की दूरी पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित बच्चों के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण तकनीक कौन सी है? यानी ऐसे बच्चे जिनको सीखने में कठिनाई हो रही है, तो उनको किस तरह से हम सिखा सकते हैं? पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, ये तो बिल्कुल गलत है भाई। पाठ्यक्रम कठिन बना देंगे तो वो सीखेंगे कैसे? ऑडियो विजुअल सामग्री द्वारा, बिल्कुल सही है। यानी सुनकर और देखकर वह जल्दी आसानी से सीख सकते हैं। सामान्य कक्षाओं में पढ़ाना, ये भी इतना मतलब सामान्य कक्षा में पढ़ाने से वो सीखते तो हैं लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। लिखित परीक्षा पर जोर देना, ये बिल्कुल भी प्रभावी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखिए, वैसे तो आंसर इसके बी और सी दोनों ही राइट हैं, पर अगर हम मोर बेटर की बात करें यानी ज़्यादा सही की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत सीखने में अभ्यास और पुनरावृत्ति पर जोर देता है? देखिए, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया और वह अभ्यास और पुनरावृत्ति पर क्या देता है? जोर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, बाल विकास में प्रारंभिक बाल्यावस्था को किस आयु में रखा जाता है? देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था को 3 से 6 वर्ष की आयु में रखा जाता है। कौन सी किस में रखा जाता है? 3 से 6 वर्ष की आयु में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और देखिए, बाल्यावस्था को हम किस में रखेंगे? देखिए, 0 से 2 वर्ष के बीच में हम शैशवावस्था को रखेंगे। 3 से 6 वर्ष प्रारंभिक बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष में हम बाल्यावस्था को रखेंगे और 12 से 18 वर्ष में हम किशोरावस्था को रखेंगे। तो इन एज को भी हम याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछी जाती हैं।
अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि अंक प्रदान करने के साथ साथ यदि गुणों को भी देखा जाए तो उसे हम मूल्यांकन कहते हैं। छात्रों की उपस्थिति चेक करना, ये तो मापन हो जाएगा। छात्रों की अधिगम क्षमता का मापन करना, ये बिल्कुल सही है कि मापन के साथ साथ हम अधिगम क्षमता को भी माप रहे हैं कि भाई वो कितना सीख पा रहा है। पाठ्यक्रम में बदलाव करना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। शिक्षा का प्रदर्शन सुधारना मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है छात्रों में सुधार करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया? देखिए, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसने किया है? जीन पियाजे ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा का शिक्षा में क्या कार्य है? देखिए, प्रेरणा जो है वो किसी भी बालक को सीखने में रुचि उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। छात्रों को अनुशासित करने में प्रेरणा का कोई कार्य नहीं है। पाठ्यक्रम को संशोधित करने में प्रेरणा का कोई कार्य नहीं है। शिक्षकों को मूल्यांकन करना प्रेरणा का कोई कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। शिक्षा में पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों का कार्य सरल बनाना, ये पाठ योजना का उद्देश्य नहीं होता। छात्रों की प्रगति को रिकॉर्ड करना, ये भी नहीं होता। शिक्षण के लिए संगठित योजना तैयार प्रदान करना, ये सही है क्योंकि संगठित पाठ योजना में क्रम बाई क्रम हम चरणबद्ध तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, तो उसी सिखाने की प्रक्रिया में हम चलते हैं, तो संगठित योजना तैयार होती है। पाठ्यक्रम को संशोधित करना, ये भी उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया? तो अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक जो दृष्टिकोण है वो है वाइगोत्स्की ने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया था? लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। लेव वाइगोत्स्की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, बच्चे खेल के माध्यम से सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, खेल के माध्यम से सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखना मतलब अपने ज्ञान का निर्माण वह स्वयं कर रहे हैं। तो यह है निर्माणवादी सिद्धांत। कौन सा है? निर्माणवादी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, सेल्फ कॉन्सेप्ट आत्म संकल्पना का निर्माण बच्चे में किस आयु में सबसे अधिक होता है? तो देखिए, शैशवावस्था में सेल्फ कॉन्सेप्ट नहीं आता, प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, मध्य बाल्यावस्था में नहीं आता, किशोरावस्था में सेल्फ कॉन्सेप्ट का निर्माण सबसे अधिक होता है। तो वह अपने बारे में जानने का प्रयास करता है किशोरावस्था में, और उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान में उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच संबंध पर किसने बल दिया? उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच यानी स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच संबंध पर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा बल दिया था वो इवान पावलोव ने दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों, इस तरह से 20 क्वेश्चन के माध्यम से हमने साइकोलॉजी को समझने का प्रयास किया। किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं उनको भी प्रयास किया। इसी तरीके से लगातार 20-20 क्वेश्चनों के माध्यम से श्रृंखला चलती जा रही है, और आप लगातार इस चैनल पर जुड़े रह सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको थ्योरी क्लासेस भी प्राप्त होंगी, और लगातार आप अपनी तैयारी को चेक करके हमें कमेंट करके ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट बैठ रहे हैं और कितने स्टूडेंट लगातार हमारे चैनल को देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी आने वाली तैयारी में ये चैनल बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा, और आपको बहुत यूज़फुल कंटेंट यहाँ पर प्राप्त होगा। अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। नमस्कार।